हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह से एक स्क्रीनर की यूज करके और किस तरह से जो शेयर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और 5000 ज्यादा स्टॉक्स में से हम लोग वो 25-30 स्टॉक्स कैसे ढूंढ के निकालें जो हमारे क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम एक और स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं और वो स्टॉक है आज आप सबका चहीता और सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला कौन सा? अडानी एंटरप्राइजेस। आज हम अडानी भैया की बात करेंगे और देखते हैं कि उनकी कंपनी में कितना दम है। सो दोस्तों सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और एनालाइज करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस को। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन है जिस पर आपको अडानी एंटरप्राइजेस खुला हुआ दिख रहा है। एक्चुअली आप इसको कहीं भी सर्च करिए बट स्क्रीनर से मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं तो इस पर थोड़ा सा डिटेल्स भी आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने खोला हुआ है। अब जरा देख लें, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है उसकी प्राइस 2400 रुपए 2400 चल रही है और ये इनकी वेबसाइट है जी। दोस्तों वेबसाइट को भी देखना जरूरी है। आप ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्टॉक का सिंबल देख लिया। वेबसाइट में जाएंगे आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा कि ये क्या क्या करती है, कि एनर्जी एंड यूटिलिटीज में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, इंक्यूबेशन में है। और ये हमारे मुस्कुराते हुए गौतम जी अडानी साहब जो एक मिसाल है पूरे देश में। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं वापस यहीं पे। ये कंपनी है, कंपनी करती क्या है इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं कि ये बिजनेस इंटरेस्ट इन वेरियस इकोनॉमिक एरियाज सच एज माइनिंग में है ये, इसके अलावा इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में और एयरपोर्ट, रोड्स, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है इनमें भी है। की पॉइंट्स इसके बारे में क्या क्या है? पहला, इसका पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, बिल्कुल ठीक है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, यानी ये सिर्फ एक चीज से पैसा नहीं कमा रही है बल्कि बहुत सारी चीजों से कमा रही है, जिसमें आपको आपके पोर्ट्स आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए, रोड प्रोजेक्ट्स आ गए और इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का भी काम है। इसके अलावा बिजनेस सेगमेंट कौन कौन से हैं जिनसे ये कमा रही है? तो पहला है इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। ये माइनिंग बिजनेस है और इसमें इट हैज अ लीडिंग पोजीशन इंडिया इन द इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट wherein AEL imports coal through its established coal sourcing arrangements with coal suppliers in Indonesia, Australia and South Africa। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा पर मैं आपको पहले थोड़ा सा डांट लूं क्योंकि उसमें एक अलग सुख मिलता है। दोस्तों डांट की बात यह है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जब आप अपनी मेहनत की कमाई को स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो आपने कभी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की है क्या? की है या नहीं की है? भाई बाजार में जब आप 1 किलो केले लेने जाते हो तो जाकर के सबसे पहले प्राइस देखते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो कि वो ताजा है कि नहीं है और वो बाकी सब है, उसमें कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ। तो उसी तरह से जब आप स्टॉक्स के लिए आपको कोई जब ये कहता है कि यार बजाज फाइनेंस खरीद ले या बजाज ऑटो खरीद लो या कोई और सा बता दो, क्यों? क्योंकि उसमें गजब की न्यूज आ रही है। तो भैया आपने उस पर खुद रिसर्च कभी की है जाकर के? और अगर नहीं की है तो फिर आप अंधेरे में तीर क्यों मार रहे हो, वो भी अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को लेके? यार 30 दिन मेहनत करते हैं ना, जब जाकर के सैलरी लोगों की जेब में सैलरी आती है, उसको क्या ऐसी जगह उड़ाना ठीक है? नहीं ठीक है। इसलिए हमेशा कंपनी के बारे में रिसर्च करना जरूरी है। इवन इफ इट इज अ वेरी पावरफुल न्यूज, इट इज अ वेरी शॉर्ट थिंग, आपको जब तक रिसर्च नहीं करोगे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। बिल्कुल। चलो ज्ञान खत्म, डांट खत्म, सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए कि ये कंपनी, तो आपको लग रहा होगा कि मैं बोरिंग सा काम कर रहा हूँ, आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ये तो क्या है, मुझे तो बस ये बताओ खरीदना क्या है, बेचना क्या है। तो अगर ऐसा है तो भाई साहब दूसरे चैनल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे, इस चैनल पे आपको सिर्फ रिसर्च बेस्ड ईमानदारी वाली राय ही मिलने वाली है। सो वो आपकी चॉइस है। आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ बने रहना चाहते हैं या फिर आप झूठे सपने दिखा करके आपके पैसे को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ में जाके और उनके साथ में आनंद से अपने पैसे लुटाने वाले हैं। चॉइस आपकी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपका फायदा मेरी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मैं आपको कभी भी गलत राय नहीं दूंगा।
चलिए इस पे चलते हैं। तो कंपनी बनाती है आपकी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, माइनिंग में है, उसके अलावा सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग, सो सोलर पैनल्स है वो भी ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा और क्या करती है जी? इसके अलावा ये डेटा सेंटर्स हैं इसके खुद के एयरपोर्ट्स हैं, जैसे जयपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, मंगलुरु एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, सब इन्होंने खरीद रखे हैं। फिर कैपेक्स फ्यूल्ड बाय हाई डेब्ट्स। अब यहां समस्या क्या है कि ये देखो, ये ना आ गया ना टेक्निकल एरर इसमें, कि ये वो जगह है जहां फंसती है ये कंपनी, कि सबसे पहले बहुत सारा कर्जा लेते हैं और उस कर्जे से रोड्स में, एयरपोर्ट्स में, उनमें पैसा लगाते हैं। वहां से जब आपको रिटर्न मिलता है तो आप अपना कर्जा चुकाते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की साइकिल है। क्यों है? क्योंकि दोनों हाथ ही इनके कंट्रोल में नहीं है, ना डिमांड ना सप्लाई। बट गौतम गौतम जी है तो जुगाड़ कर ही लेंगे। चलिए, अब हमने देखा कि इसमें क्या क्या की पॉइंट्स है। अब हम सीधे सीधे यहां आते हैं। यहां देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो जैसा मैंने बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर, ये होता है आपका मार्केट में कैपिटलाइजेशन, मतलब इनकी कितनी इक्विटी है। वो 2,74,000 करोड़ रुपए की इक्विटी है, विच इज गुड। करंट प्राइस हो गई आपकी, हाई लो हो गया, डिविडेंड, अब ये 0.05% डिविडेंड दे रहे हैं। दे तो रहे ना, चाहे बहुत कम है, नाम मात्र का है, बट दे तो रहे ना। चलिए अब आगे देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी वो ठीक है 9.63%, बट अगेन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कभी ऐसी कोई चीज को समझना हो तो हमेशा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में समझना कि इसके कॉम्पिटिटर्स कितना दे रहे हैं, उनके मुकाबले में इनके नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली आप कभी नहीं सही गैस नहीं कर पाओगे इसको। तो अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10, कम है, बट इनका बिजनेस का नेचर देखते हुए आई थिंक इट इज ओके। फिर है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब यहां गड़बड़ है। बुक वैल्यू मतलब, मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंपल चीजों में बताऊं, कंपनी को खड़ी करके नीलाम कर दिया जाए तो हर शेयर होल्डर को जितना पैसा उसके एसेट्स को बेचने से मिलेगा वो पैसा इज बुक वैल्यू। कि आपको ये फिक्स एसेट्स वगैरह सबको बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, जमीन बेच दो, फलाना बेच दो, ढीमका बेच दो, ये सब करा करा के नीलाम होने पे कंपनी के हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में जितना पैसा आएगा वो होती है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के मुकाबले में प्राइस कितनी है? वो है 8 गुना ज्यादा, 8.33। यानी कि आपके 1 रुपए के अगर एसेट्स है तो आप उसके 8.25 रुपए, 8.33 रुपीज दे रहे हो। वो थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि ये 2-3 तक रहती है तब तक ठीक है, उससे ज्यादा इज नॉट गुड। बाकी आप छोड़ दो इसमें फ्री कैश फ्लो। अब देखो यहां गड़बड़ है। फ्री कैश फ्लो यानी कि इनके पास में जो पैसा आ रहा है, देखो कैश फ्लो के ना दो हिस्से होते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब कहीं से भी पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब कहीं भी पैसा जा रहा है। अब आएगा कहां कहां से? या तो इन्होंने कोई लोन लिया होगा तो वहां से पैसा आ गया, या इन्होंने मुनाफा कमाया होगा वहां से पैसा आ गया, या इन्होंने कहीं और कोई सेकेंडरी इनकी इनकम होगी वहां से पैसा आ गया। और जा कहां कहां सकता है? कंपनी के खर्चों में जा सकता है, एक्सपेंसेस में। इसके अलावा कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ बना रहे हैं, एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जा सकता है, कैपेक्स में। या फिर हो सकता है कि ये पैसा कहां जाए? ये जाए बैंकों की ईएमआई चुकाने में, लोन चुकाने में। तो ये हो गया कैश आउटफ्लो। दोनों का जो बैलेंस है, मतलब कैश आना माइनस कैश जाना, इज नेट कैश फ्लो। उसमें से भी जो कैश हम यूज कर सकते हैं वो होता है फ्री कैश फ्लो। तो हम देखें कि इस साल इनका फ्री कैश फ्लो यानी इनकी जेब में 2972 करोड़ रुपए है, और 3 साल में देखा जाए तो इनकी जेब में इनकी देनदारी ज्यादा थी, लेनदारी कम थी, और 10 साल में तो हाल बहुत बुरा था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कुछ तो बेटर किया है पहले से। अब हम यहां जाकर के देखें इनके प्राइस चार्ट को, तो दोस्तों यहां आप देखो कि इनकी प्राइस ना 2020 तक तो कोई पूछता नहीं था इनको। 2020 के बाद से इनकी प्राइस कहां से बढ़ी है? 160 रुपए से, और कहां पहुंच गई? 4,000 रुपए तक, मतलब करीब 3700 रुपए तक की हो रही है, 3800 रुपए तक। यानी आप सोचिए कितने बड़े वैल्यू क्रिएटर हो गए हैं ये, कि इन्होंने बहुत पैसा कमा के दिया शेयर होल्डर्स को। लेकिन दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि वो जो पैसा कमाया गया ना, वो एक माहौल के चलते हुए कमाया गया, एक गुब्बारा, एक बैलून बन गया, क्योंकि अडानी जी हैं तो बस लगा दो पैसा। जैसे आप में से कईयों को अगर याद हो तो 10-12 साल पहले ऐसी हवा रिलायंस पावर की बनी थी।
और रिलायंस पावर में भी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी के नाम पे लगा दिया था। ये नहीं देखा कि मुकेश भैया नहीं बल्कि अनिल भैया की कंपनी है ये, और अनिल भैया का क्या हाल है वो तो आपको पता है ही। तो सिर्फ अंबानी जी का नाम देख करके इन्वेस्ट किया, और रिलायंस पावर के आईपीओ में सारे लोग डूबे थे, सारे लोग डूबे थे। क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे इमोशनल अगर डिसीजन लेते हैं तो मार्केट बहुत बुरी तरह पनिश करता है। यहां पर भी यही हाल है। लोगों ने 4,000 रुपए के आसपास 38-3900 पे अडानी एंटरप्राइजेस को खरीदा, और जैसे ही वो हिडनबर्ग वाली जो रिपोर्ट आई, तो आप ये देखिए इनकी प्राइस कहां से कहां गिर गई है बुरी तरह से, यानी कि लास्ट में आ गई 1700-1800 के आसपास में। सो बड़ा नुकसान हुआ, बट नुकसान ज्यादा नहीं होता अगर ये पहले से ओवर प्राइस्ड नहीं होती। तो आप ध्यान रखें ओवर प्राइस ना हो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पर जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए, वो है दोस्तों कि आप यहां देखिए कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर, यानी कि उसका मुनाफा और उसकी प्राइस, उसमें से तेज कौन भाग रहा है। तो आप ये देखेंगे तो कंपनी का जो ये मुनाफा है ना, ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है ये सारा मुनाफा है इसका। तो अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो जो कंपनी का मुनाफा है वो तो बिल्कुल फ्लैट है, देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस कितनी बढ़ी है, बहुत तेजी से। इसका मतलब कंपनी कमा तो उतना ही रही है, इनकम इज सेम बट प्राइस इज वे टू हाई, वे टू हाई, बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया ये कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाए जबकि चीज वही रहे तो ये हो गई है महंगी, यानी कि कंपनी इज एक्सपेंसिव। तो क्या ये ऐसी कंपनी को खरीदनी चाहिए आपको? नहीं। एक बात बताओ, आप जब कभी अमेजोन पर कुछ शॉपिंग करते हो या शॉपिंग मॉल में कहीं पर जाके शॉपिंग करते हो, तो वहां पर आप क्या देख करके खरीदते हो? ये देख के खरीदते हो क्या कि मुझे 100 रुपए की चीज के में 200 रुपए तो देने ही देने हैं। कोई आप जाके दुकानदार को कहते हो भैया ये तो कम प्राइस लगा रखी है आपने, आप ऐसा करो इसके 300 रुपीज कर दो, मैं तभी खरीदूंगा इसको। नहीं होता ना ऐसा होता है क्या ऐसा? अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे भी बताना ऐसी कौन सी शॉप्स पे है, और आप इस तरीके का नेचर है तो मैं 10-20 शॉप्स पे आपको भेज देता हूँ। लेकिन अगर आप जब खरीदने जाते हैं और ये क्या देखते हैं कि डिस्काउंट पर क्या मिल रहा है, कितना डिस्काउंट है, तो आप जाके देखते हैं शर्ट पे 50% डिस्काउंट, तो आपको लगता है अरे वाह, 200 रुपए की शर्ट मुझे 100 रुपए में मिल रही है। तो सेम वे दोस्तों, आप ये देखिए कि जब भी कोई कंपनी का स्टॉक खरीदे, शेयर खरीदे, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप मुनाफे पे नहीं, सॉरी उसको प्रीमियम पे नहीं बल्कि डिस्काउंट पे खरीदें। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपका 15-16 के आसपास में होता है तो दिस इज कंफर्टेबल। लेकिन अगर वो 100 है, 100, 150, 200, ये बहुत बहुत डेंजरस है। क्योंकि जब आप 10वें फ्लोर पे चढ़ गए हो तो ऊपर मान लीजिए 2 फ्लोर होंगे चढ़ने के लिए, लेकिन गिरने के लिए तो 10 फ्लोर हो गए ना दोस्तों। आप समझ रहे मेरी बात कि जब आप ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुके हो तो नीचे गिरने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए कम स्कोप है। इसलिए कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाले स्टॉक हमेशा अच्छे होते हैं। हालांकि उसमें बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने होते हैं, बट इन जनरल महंगे स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। अब अडानी एंटरप्राइजेस पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये तो मैं आपको बताऊं कि ये पूरा स्टॉक की स्टडी करने में तो कम से कम, अगर मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो कम से कम भी नहीं तो 5 घंटे तो लग ही जाएंगे, इसके अंदर ज्यादा भी लग सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर ढंग से करने लगेंगे तो 1 हफ्ता भी लगेगा, क्योंकि इसमें एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह तो देखी नहीं हमने। बट मैं आपको नट शेयर में ना जो जो जरूरी चीज है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये आपका मूड खराब हो जाना चाहिए इससे आपका, क्यों? क्योंकि यहां पर ये प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गई है एज कंपेयर टू द अर्निंग। तो इसलिए ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। फिर आते हैं, अब यहां पर ये कुछ अच्छे बुरी चीजें इन्होंने बता रखी है इसके अंदर कि भाई ये एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिजल्ट, गुड क्वार्टर। तो भैया एक्सपेक्टेशंस तो कभी पूरी हुई है क्या आज तक किसी की? तो एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज यूजलेस, सेम वे प्रेडिक्शंस आर ऑलवेज यूजलेस। भविष्यवाणी जो खासतौर पे स्टॉक मार्केट में वो कोई वैल्यू नहीं रखती, तो इसलिए इसको छोड़ दो। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, 27 का CAGR, यानी कि हर साल जो ग्रोथ की रेट है वो, विच इज ओके, विच इज गुड। डेटर्स हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 72 टू 33 डेज, ये अच्छी बात है कि जहां से पैसा आने वाला था, यानी कि अब इनका रोड प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, ये सारे होते हैं, तो मान लीजिए
कि इनके पास में पहले काम करने के 72 दिन 72 डेज बाद में पैसा आता था, लेकिन अब वो पैसा 33 डेज में आने लग गया। मैं अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बेचा किसी कस्टमर को, और कस्टमर 72 डेज बाद में पैसा देता है, उसके मुकाबले में अगर वो 33 डेज बाद में पैसा देने लग जाता है तो दैट इज अ गुड न्यूज, सो विच इज अ गुड थिंग। तो यहां एक कंपनी की अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है कि 8.34 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, विच इज अ वेरी बैड थिंग। बहुत महंगी है भैया कंपनी। इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये डेंजरस है। ये डेंजरस है क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कवर का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर किसी कंपनी ने लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, ठीक है, तो उसके पास में इतना पैसा और एसेट्स तो होने चाहिए कि वो जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, जो ब्याज ये दे रहा है, वो कम से कम उसमें कवर हो जाए। मतलब सीधे शब्दों में मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी सपोज करिए 1,000 रुपए महीने का ब्याज देती है, यानी सिर्फ इंटरेस्ट देती है, और बाकी का मान लीजिए प्रिंसिपल सपोज करिए 10,000 रुपए है, ठीक है, तो मान लीजिए 10,000 और 11,000 की जो ईएमआई उसकी जा रही है, सपोज करिए उसमें 1,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के हैं, और अगर कंपनी के जो एसेट्स हैं उनसे वो 1,000 रुपए भी कवर नहीं निकाल सके, यानी सेफली साइड में नहीं निकाल सके, तो दोस्तों ये लोन बैड लोन में कन्वर्ट हो सकता है और ये कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। इसलिए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज डेंजरस। फिर है प्रोमोटर्स हैज होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड। अब प्रोमोटर्स यानी अडानी जी की खुद की कंट्रोलिंग पावर 3.4% से कम हो गई है। वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मालिकाना हक तो उन्हीं का है, और जब उनके हक में ही पावर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7%, हाँ ये भी चिंता की बात है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहां देखते हैं हम लोग ये अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से क्या कर रही है। अब देखिए ये तो नंबर 1 पे है, इनका मार्केट कैप इतना है। इनसे ठीक नीचे जो कंपनी है वो है आपकी रेडिंगटन। रेडिंगटन जो है दोस्तों वो बहुत छोटी है इसके मुकाबले में, तो ये यहाँ एक मार्केट लीडर का इसको एक एडवांटेज मिलता है, और इस एडवांटेज को दोस्तों हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक मोट। मोट आपने नाम सुना होगा। मोट का मतलब वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो कंपनी को स्पेशल बनाती है। तो अब ये इतनी बड़ी है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर को इतना बड़ा होना पड़ेगा, और अगर इतना बड़ा नहीं है तो ये कभी भी इसको खा जाएगी। सो दैट इज ए मोट, दैट लीडरशिप पॉइंट पोजीशन अडानी एंटरप्राइजेस हैज इन इट्स इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में लीडर है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, ये ज्यादा है। पायोस की स्कोर वो एक अच्छा एक इकोनॉमिक फैक्टर है, फाइनेंशियल फैक्टर, वो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा, विच इज अ गुड थिंग। प्रोमोटर होल्डिंग 70 के आसपास परसेंट है, विच इज काइंड ऑफ ओके। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करंट रेशियो, तो ये भी थोड़ा कम है, इसको 1.5 से ऊपर होना ज्यादा अच्छा होता है। ये छोड़ दीजिए अभी। ये भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो और करंट मार्केट प्राइस, तो ये भी देखा जाए तो 15 के आसपास ठीक ठाक है। फ्री कैश फ्लो वगैरह को इनको छोड़ दो, आगे चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखो, क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ये सेल्स 13,000, फिर 5,000, 9,000, 11,000, 13,000, 12, 13, मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में पहले 3% कमाते थे। अरे भैया दिस इज द प्रॉब्लम। यार एक बात बताओ, इतना बड़ा नाम और इतना छोटा दर्शन, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतनी बड़ी कंपनी 3% मार्जिन, सिर्फ 3% प्रॉफिट पे काम कर रही है। अरे इससे ज्यादा तो अपनी जो किराना स्टोर्स है या ये जो डीमार्ट टाइप की कंपनियां हैं हमारी सुपरमार्केट्स, वो ही करते हैं। वो साबुन, तेल, आटा, नमक, हल्दी, मिर्च बेचते हैं, लेकिन वो भी 7-8% कमा लेते हैं मार्जिन। और अडानी जी का तो 3% ही है मार्जिन। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अगेन हमें देखना पड़ेगा कि इसी इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज का कितना है, वो हम देखेंगे बाद में। तो अभी हम चलते हैं सीधे यहां पर, ठीक है। पर इन्होंने इंप्रूव किया, पहले से ऑपरेटिंग मार्जिन 5%, 6%, 11% हो गया, विच इज काइंड ऑफ ओके। अदर इनकम को छोड़ दीजिए, अभी ये सारी चीजें छोड़ के यहां आ जाओ सीधा, कि इनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 0.56 था पहले, यानी हर शेयर पर कमाई कितनी हो रही है। फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहां पर नेगेटिव हो गया आपका ये, फिर उसके बाद में थोड़ा बढ़ा और फिर यहां आ गया। मतलब काइंड ऑफ प्रॉफिट तो कमा रही है कंपनी, लेकिन जरा जरा सा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके देखें तो बाकी सारी चीजें तो देखिए आप देख ही सकते हैं। अच्छा वो था आपका क्वार्टरली, यहां आ जा रहे हैं हम लोग ईयरली।
तो अगर प्रॉपर एनालिसिस करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ईयरली को स्टडी करना चाहिए। यहां देखिए हम लोग, तो देखिए यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़ा अच्छा है, यहां अच्छा था, 13% कमा रहे थे लोग, 17-19। फिर भैया 2016 में ऐसा क्या हुआ कि इनका सीधा मार्केट मार्जिन जो है वो रह गया, प्रॉफिट मार्जिन 5%, 19% से सिर्फ 5%। कुछ तो प्रॉब्लम है। कैसे पता पड़ेगा? एनुअल रिपोर्ट जाके देखो 2016 की, डाउनलोड करो और उसके बाद उसको स्टडी करने से पता पड़ेगा। अच्छा, और भी जगह से पता पड़ सकता है, वो हम देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद में कंसिस्टेंटली इनका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल कम होता गया। अब हम यहां से भी पकड़ने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों हो गया है, तो वो भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर इंटरेस्ट अब क्यों हो गया, ये पकड़ में आता है यहां से कि पहले इनकी जो देखिए सेल्स इज काइंड ऑफ ओके, एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक्सपेंसेस कितने हो गए जी? 36 के 34। बताओ, 36,000 रुपए कंपनी सेल कर रही है और 34,000 रुपए इनके जो है वो उसमें जा रहे हैं, 34,000 करोड़ इसमें खर्चों में, यानी सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इतना बड़ा कंपनी का नाम और सिर्फ इतना सा मार्जिन। फिर अदर इनकम को हम लोग अभी नहीं देख सकते, वो एनुअल रिपोर्ट से पता पड़ेगी। इंटरेस्ट 1,200 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दे रहे हैं। देखो भैया, जितना प्रॉफिट है कंपनी का उतना तो इंटरेस्ट हो गया, यानी मुनाफा जो है उसके बराबर तो इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप सोचो कितनी डेंजरस बात है। फिर डेप्रिसिएशन को छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हो गया, विच इज ओके ओके, इन्होंने कुछ कर लिया होगा, कुछ प्रॉफिट इस तरह से बनाया है, बट ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। टैक्स, टैक्स इज काइंड ऑफ ओके, लेकिन यहां इन्होंने टैक्स ज्यादा दिया है। आप देखिए यहां टैक्स 7% था और यहां पर एकदम से टैक्स 25% आया। क्यों हुआ ऐसा? इसके लिए हमें इसकी एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखेंगे तो पॉजिटिव है। और डिविडेंड पे आउट, तो इस कंपनी की एक अच्छी बात क्या है कि लगातार डिविडेंड दे रहे हैं। ये देखिए हर साल डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने, वो इसके बारे में एक अच्छी बात है। तो कंपनी बहुत बुरी नहीं है, लेकिन कंपनी महंगी है, बहुत महंगी है। तो ये अगर सस्ते में मिलती है ना, तो इसको लेने में आप विचार कर सकते हो। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखो तो आप 11%, 31% और 3 इयर्स में 47%। मतलब 10 साल के मुकाबले में पिछले 5 साल में सेल बढ़ी है और 5 साल के हिसाब से भी 3 साल में ज्यादा बढ़ी है और अभी और बढ़ी है, विच इज अ गुड थिंग। प्रॉफिट में भी वही चीज है कि प्रॉफिट मार्जिन भी इनका बढ़ा है पहले के मुकाबले, पर यहां तो कहानी कुछ और ही है। प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ा है तो फिर देखिए जरा, ये 2015 में तो 19% था, 2016 में 5% रह गया है। इसका मतलब 15 और 16 के बीच में पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो कंसिस्टेंटली 5 से 6% चल रहा है, विच इज काइंड ऑफ ओके। हम तो नहीं मान रहे कि ये बढ़ा है इतना। कहां से बढ़ा है हम जरा डिटेल में जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा। अब स्टॉक प्राइस जो है उसको तो आप छोड़ दो, ये तो बढ़ती रहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये 6% 7% दे रही है, ओके। बैलेंस शीट में आ जाओ, शेयर कैपिटल सेम है। रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं 19,000 से 21, 23, 25, 13। अब यहां पर ये फिर से 15 से 16 में कुछ तो गड़बड़ हुई है इस कंपनी में। तो अब हमारे कान खड़े हो जाना चाहिए कि इस कंपनी में 2015 से 2016 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसकी एकदम से रिजर्व्स कम हो गए, इसके आधे हो गए। फिर उसके बाद बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, ठीक है। बोरोइंग्स, इन्होंने कर्जा ले रखा था वो 69,000 करोड़ रुपीस थे। फिर ये बढ़ा और फिर एक टाइम ऐसा है जब 83,000 करोड़ रुपीस का इनपे कर्जा था और अगले साल उन्होंने सारा कर्जा चुका दिया, सिर्फ 19,000 का कर्जा रखा है। सो ये एक अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है इस जगह पर, इस राज का पर्दाफाश करना पड़ेगा कि ये यहां चेंज है और यहां चेंज है, तो हम इसको कर देंगे पर्दाफाश इसका। फिर आगे बढ़ते जाइए आप इसमें, विच इज काइंड ऑफ ओके। फिक्स एसेट्स सो करंट वर्क इन प्रोग्रेस ओके ओके। इन्वेस्टमेंट्स कुछ खास नहीं। फिर टोटल एसेट्स, अदर एसेट्स, ये सब छोड़ दीजिए। अब कैश फ्लो पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखो तो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो माल बेच करके पैसा कमाते हैं ना, उससे उससे इनको पहले ये पैसा इनके पास में आता जा रहा है, ठीक है। यहां एकदम से फिर कम हो गया। अब देख लो, जो चीज मैंने पकड़ी थी वो चीज आपको हर जगह नजर आएगी। कुछ गड़बड़ है 15-16 में। चलिए अब बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा कैश फ्लो बाहर जा रहा है, यानी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये तो देखना पड़ेगा, बट इन्होंने 34,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की।
फिर उन्होंने 1800 करोड़ यहाँ करते करते यहाँ पर इतनी सी इन्वेस्टमेंट हुई, और फिर इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कोई एसेट को सेल किया है, जिसको सेल करने से 2400 करोड़ इनकी जेब में वापस आ गए हैं। और वो क्या एसेट्स है वो इनकी एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। और इस तरह से हम देखें तो इन्होंने लगातार इन्वेस्ट करते रहे। तो पहले तो जाके इनसे पूछो जी कि भैया आपने बैंकों से लिया ऋण, कर्जा, बराबर है, ये तो सारी दुनिया जानती है, मैं कौन होता हूं बताने वाला। लेकिन ये फिर आपने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो कहां किया और क्यों किया? कर्जा लेके अगर इन्वेस्ट किया है तो कहां किया होगा? मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इन्होंने किया होगा लैंड में, जहां पे एयरपोर्ट के या रोड्स के उनके लिए लैंड एक्विजिशन का जो काम है उसमें इन्होंने इसको इन्वेस्ट किया होगा पैसे को। खैर वो कंफर्म करना अभी बाकी है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब वही लोन वोन देना लेना और वो सारा। तो उससे पहले पैसा इतना आया, इन्होंने लोन लिया तो ये पैसा आ गया। देखो यहां पर ध्यान दो, ये और ये उल्टी होती है एक दूसरे के, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्ट का मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट कर देना, फाइनेंस का मतलब होता है कि फाइनेंस ले लेना, ठीक है, बैंक से लोन लेना। तो 34,000 करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं, तो पैसे आ गए आपके पास, फाइनेंस लिया है इन्होंने, 34,000 करोड़ रुपए इनके पास आए हैं, और इन्वेस्ट इन्होंने जो किया है वो 34,000 पूरा का पूरा कर दिया। कहां किया वो बात अलग है, लेकिन जो पैसा लिया ऐसे कैसे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ये खास बात है। लेकिन अगले साल ऐसा नहीं किया, अगले साल 7,000 रुपए की फाइनेंस लिया, लोन लिया, और उसमें से 1400 करोड़ यानी कि उसका डबल करके इन्वेस्ट कर दिया। सर आपकी जेब में अगर 100 रुपए पड़े हो तो आप 200 रुपए इन्वेस्ट कैसे करोगे जी? है ना पॉइंट, इस पर विचार करिएगा। एनीवेज हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो हो जाएगा घंटों का। खैर अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं रेशियोज के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊं, पर मैं आपको, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, बट आप ये मान के चलिए कैश कन्वर्जन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब कितने टाइम में इनका पैसा वापस आ रहा है। इन्होंने धंधे में पैसा लगाया एंड उसके बाद में वो पैसा कितने दिनों के बाद में वापस पलट के इनके पास आ रहा है, दैट इज कैश कन्वर्जन साइकिल। तो पहले 95 डेज में आता था, फिर 45 डेज में आया, और फिर तो कंपनी बहुत अच्छी हो गई। 19 डेज में इनके कर्जदारों ने सॉरी इनके जो कस्टमर्स थे उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। फिर ये साइकिल बढ़ता गया, और उसके बाद में -10 -2, अब ये तो बिल्कुल ही उल्टी गणित चल रही है। ये नेगेटिव नंबर क्यों आ रहा है, इसको हम लोग एनुअल रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, बट दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज फॉर मी। इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स कौन कौन है जी? तो आप देखोगे प्रमोटर्स ने पूरा, अडानी जी ने 72% कंपनी अपने पास रखी है, बस यहाँ थोड़ी सी इन्होंने डायल्यूट की है, और यहाँ भी थोड़ा सा डायल्यूट किया है इन्होंने, करीब करीब कहां पर, यहाँ पर, बट दैट्स काइंड ऑफ ओके। FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने कितना पैसा लगाया? 20% वो उन्होंने लगा रखा था। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद इन्होंने लगातार बेचा है। जो फॉरेन माफ कीजिएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं इसमें से, अपने शेयर्स बेच बेच के पैसा निकाल रहे हैं। और कौन खरीद रहा है? खरीद रहे हैं हमारे देश के शानदार लोग। देखिए आप, DIIs, डोमेस्टिक प्लेयर्स, इन्होंने लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। पब्लिक, आप और मैं, पब्लिक जिनके पास है सिर्फ 2%, 6%, 100 शेयर में से सिर्फ 2 शेयर या 3 शेयर पब्लिक के पास है, और आपके मेरे जैसे लोग स्टॉक्स में रिसर्च कर करके माथा लगा लगा के सुबह शाम कर देते हैं। क्या फायदा है? सीधा सा एक कोर्स है, जाके ज्वाइन करिए, और ऑटो पायलट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ कोर्स है। एक बार समझिए उसे, इन्वेस्ट करिए और भूल जाइए, भूल जाइए। साल में 2 बार देखना है, बाकी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा उससे, बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए, बिना ज्यादा झंझट किए हुए। हाँ, आपको अगर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके सारी चीजों को सीखना है, तो आपका ये दोस्त बैठा है ना, मैं आपको यूट्यूब पर मेरी क्षमता और मेरे टाइम के हिसाब से जरूर सिखाता ही रहूंगा। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, तो जाइए, वीडियोस देखिए और चीजों को सीखिए। कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछिए, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। चलो दोस्तों, इसके बाद का जो काम है वो एक लास्ट चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में इसको हम यहीं पे रोकेंगे। वो है दोस्तों यहां पर, अब ये जो है, इनको लास्ट सेक्शन को देखना भी जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है इनकी एनुअल रिपोर्ट। तो जैसे देखिए, यहां पर जाएंगे आप, 2015 और 2016 में गड़बड़ दिखी थी ना मैं, तो 2016 की एनुअल रिपोर्ट को खोलते हैं। तो ये एनुअल रिपोर्ट है। अब इसमें कितना पेज है, कितना पेज है जरा पढ़ के बताओ मुझे। 228 पेजेस। तो इसको पढ़ने के लिए 10 मिनट का वीडियो नहीं लगेगा,
इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि एनुअल रिपोर्ट को जाके एक बार पढ़ के देखिए, आपको पता पड़ेगा स्टॉक ट्रेडिंग जिसको हम ऐसे वीडियो गेम समझते हैं, उसमें एक्चुअली कितना रिसर्च लगती है। आप ये देखिए कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी जो बाकी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बिजनेस सेगमेंट्स, सब कुछ यहाँ पर है। देखिए आप, तो वीक में एक दिन कम से कम एक एनुअल रिपोर्ट को जरूर पढ़िए, मैं तो ये कहूंगा आपको। तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे, जब आप कंपनी के मोलिकुलर लेवल पे, यानी उसके बिल्कुल गहराई में जाके आप पता कर सकते हैं कि इस कंपनी में ये गड़बड़ है। बाहर से रोजी पिक्चर्स हर कोई बताएगा, लेकिन गहराई वाली बात जिसे पता होगी, मार्केट में पैसा वही बनाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने मुझे इतना टाइम दिया, उस सब के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहता था, पर फिर भी मुझसे रहा नहीं गया कि आपको सारी चीजें साफ तौर पे बता सकूं मैं आपका। हालांकि फिर भी मैं 50% चीजें नहीं बता पाया हूं समय के कारण, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और कुछ नई चीजों को पता करके आपको आनंद भी आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ लगता है कि मैंने आपको वैल्यू दी है, आपको कहीं लाइफ में कुछ फायदा हो रहा है, तो दोस्तों इसका लाइक जरूर करिए इस वीडियो को। बिना लाइक आगे किए हुए आगे बढ़ जाएंगे ना, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत से आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो लाइक करिए दोस्तों, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में आने वाले दिनों में और बनाने वाला हूँ, और आपको एक लेवल पे ऐसा एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल बना दूंगा कि आप, जैसे एक चेस प्लेयर होता है ना, ग्रैंड मास्टर्स, वो ऐसे देखते ही चेकमेट कर देते हैं, वो बोर्ड को देख के खटाखट शह और मात, वैसे ही आप कंपनीज को बहुत बारीकी से समझना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ाइए आगे। उसके लिए इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों में, सारे रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी यूट्यूब भी इस वीडियो को आगे भेजेगा। अदरवाइज ये मेरी सारी मेहनत कुछ 200-500 लोगों तक ही सिमट करके ना रह जाए। इसलिए आप सच्चे, अच्छे और रिसर्च वाले वीडियोस को आगे शेयर करके और अपना भी भला करिए और दूसरों का भी भला करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, एंड टेक केयर। जय हिंद।